प्रश्न संख्या 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के भी 3 भाग है, तो कोई एक हम कर लेते हैं, बाकी 2 आप अभ्यास के लिए करेंगे। पहला प्रश्न करते हैं, तीसरे का पहला प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उसके द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5। इसी प्रकार 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 7। तो यदि इन दोनों के बीच में तीनों संख्याओं के मध्य में एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ जैसा कि मैंने पहले बताया कि महत्तम समापरिवर्तक होता है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को विभाजित करती हो। तो क्या है कि इन सब में 12 के अभाज्य गुणनखंड में 3 दिख रहा है और 15 में भी 3 दिख रहा है और 21 में भी 3। तो सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करने हेतु तीनों संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 12, 15 और 21। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 अभाज्य संख्या है तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 छिंग 12। 15 नहीं होती तो ऐसा कैसा लिख देंगे, 21 को वैसा। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 15 नहीं होगी, 21 नहीं होगी। अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 7 तिया 21। फिर 5 से करेंगे, 1 1 और फिर ये 7। 7 से करेंगे 1 1 और 1। इन सारी संख्याओं का गुणा क्या आ जाएगा? एलसीएम। अभाज्य गुणा 2 3 5 7, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 420 आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न चौथा। एचसीएफ दिया हुआ 306 और 57 का 9, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने इससे पहले सूत्र में देखा था कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या है? 306 गुणा 657, ये दोनों संख्याएं हैं। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ हमारे पास दिया हुआ है तो एचसीएफ की जगह मैं 9 रख दूंगा। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम रहेगा 306 गुणा 657। एलसीएम ज्ञात करना है, 9 गुणा में है तो दाएं पक्ष में भाग में आ जाएगा, बटा 9। 9 के पाड़े से कट जाएगा ये, 9 एकम 9, 9 3 27, 27 30 में 27 की 36, 9 चौक 36। तो ये हो गया 34 गुणा 657। इसको गुणा करके देखें, 34 गुणा 657, ये आ जाएगा 22,338। तो ये हो गया अपना 22,338। ठीक है। अगला प्रश्न। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ये कह रहा है कि 6 की घात n जो है वो अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं, माना 6 की घात n अंक
0 पर समाप्त होगी। ठीक है, ये मान लिया हमने। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो हम कह सकते हैं वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 5 से विभाजित होगी तो क्या 6 की घात n में 5 आता है या उसके भाज्य गुणनखंड में 5 आता है कि नहीं आता, ये देखें। तो 6 के भाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 3 होंगे। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 3 की घात n। इसका अर्थ यही हुआ कि 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड दो या 3 ही होंगे। इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो यदि 5 नहीं होगा तो 5 से विभाजित होने के लिए 5 होना जरूरी है। ठीक है, तो 0 यदि हम मान रहे 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाजित होगी, यही बात हुई। तो ये 2 या 3 आ रहे। और एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है और वह गुणनखंड क्या होगा, अद्वितीय होगा। गुणनखंड क्या होगा, अद्वितीय। इसका अर्थ यही हुआ कि हमने जो कल्पना की वह असत्य हो गई। हमने पूर्व में जो कल्पना की, कल्पना क्या की, कल्पना की कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। जो कल्पना की वह असत्य हो गई, असत्य हो गई। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 6 5 4 3 2 1 गुणा 1 + 5 भाज्य संख्या हैं, क्यों हैं। तो इसका हल करते हैं। भाज्य संख्या मैं इसे पूर्व में भी बता चुका हूँ, ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित होती है स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। और हमको भी ये मालूम है कि कोई भी संख्या खुद से तो विभाजित होगी और 1 से भी होगी, पर उसके अलावा अगर उसका एक और गुणनखंड हो जाए उन दोनों के अलावा, स्वयं और 1 से, तो हम कहेंगे वो भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो पहली संख्या है 7 11 13 + 13। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 13 उभयनिष्ठ है, तो 13 को मैं बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, तो 13 को उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में बाहर लिया तो ये क्या 7 × 11 + 1, तो क्या 13, ये 7 11 7 77 + 1 13 × 78। तो यह संख्या 13 से भी विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। तो क्या ये अभाज्य है, नहीं, ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है।